हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस नित्रा। और जो हमारा इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 15 रहने वाला है। इसमें हम बात करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में। और आप हमें फॉलो करना चाहते हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, देन हमारा हर जगह सेम हैंडल है @सक्सेस नित्रा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी सजेशन है हमारे लेक्चर के रिगार्डिंग या कोई क्वारी है, देन आप हमें मेल कर सकते हैं successnitra@gmail.com पर। आपके जो सजेशन है, जो क्वारी है, उनको कंसिडर किया जाएगा। तो देन देरी ना करते हैं, शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया। जब हम इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया की बात करते हैं तो ये कब लॉन्च किए गए थे? ये लॉन्च किए गए थे 1999 में। और इस समय जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव, और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगर हम इकोनॉमिक रिफॉर्म की बैकग्राउंड की बात करें कि इनकी ऐसी क्या नीड पड़ गई कि हमको इकोनॉमिक रिफॉर्म लेके आने पड़े, सबसे इसमें मेन बात होती है जब भी हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, यानी कि इसको हम बोल देते हैं बीओपी क्राइसिस। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या होता है कि जब हमारे पास में जो इम्पोर्ट हम करते हैं कोई भी सामान, तो उसको पेमेंट करने के लिए पैसा ना हो। हम क्योंकि जो हो क्या रहा था कि जो इंडिया का जो इम्पोर्ट हम ज़्यादा कर रहे थे, और जो हमारा एक्सपोर्ट हमारे पास में कम हो रहा था। और इस कारण में हमारे पास में फॉरेन करेंसी थी, उसका जो भंडार था वो कहीं ना कहीं कम हो रहा था या फिर ख़त्म होने की कगार पे थे। तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तो हमको क्या रिक्वायरमेंट थी? हमको कहीं ना कहीं जो फॉरेन करेंसी थी उसकी रिक्वायरमेंट थी। तो इसके लिए हमने अपनी जो इकोनॉमी थी उसमें कुछ ना कुछ हम रिफॉर्म लेके आए। इसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया। और जो बीओपी था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था, इसका मेन रीजन क्या था कि एक तो जो इंडिया की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, वो कहीं ना कहीं फेल कर गई। इम्पोर्ट जो एक्सपोर्ट के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, उस बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाई। और जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। इन्फ्लेशन था अपने हाई लेवल पे था, और जो हमारा फिस्कल डेफिसिट था वो भी हमारा बढ़ रहा था। फिस्कल डेफिसिट में तो से कि जब वही होता है कि अगर हमारे जो इम्पोर्ट हमारे होंगे ज़्यादा, और हमारे जो एक्सपोर्ट हमारे होंगे कम, तो इस केस में हमारी जो नेट इनकम होगी कंट्री की, क्योंकि हम पैसा इम्पोर्ट पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, और मतलब हम खर्च तो ज़्यादा कर रहे हैं, हमारी कमाई कम हो रही है। तो इस वजह से जो हमारी जो नेट इनकम होती थी वो माइनस में होती थी। तो हमारा जिसको बोलते हैं, अगर आपकी नेट अर्निंग होती है वो माइनस में होती है, फिस्कल डेफिसिट। और अगर ये प्लस में हो जाए तो आपका फिस्कल सरप्लस। ठीक है। जो इमीडिएट रीजन थे बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के, बीओपी क्राइसिस के, उसको माना जाता है आपका फर्स्ट गल्फ वार क्या था कि जो इराक ने इन्वेजन किया था और इसका एनेक्सेशन कर दिया था कुवैत का। और इसके रेस्पॉन्स में जो यूएस एंड इसका जो एलाइड कंट्री थे 35 कंट्री, इन्होंने इराक के खिलाफ आर्म्ड कैंपेन शुरू किया था। इसके कारण हुआ क्या था कि जो ऑयल के प्राइस हाइक कर गए थे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया की जो डिपेंडेंस है वो कहीं ना कहीं ऑयल पे बहुत ज़्यादा है। और ऑयल पे डिपेंडेंस ज़्यादा होने के कारण इंडिया अगर प्राइस हाइक करेंगे तो उस केस में इंडिया को ऑयल परचेज करने के लिए अधिक पैसा देना पड़ेगा, और इतना पैसा हमारे पास में उस समय पर नहीं था। अगर मैं आज करंट की बात करूँ, यानी कि मैं बात करूँ मई 2022 की, जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसमें क्या हो रहा है कि यूक्रेन एंड रशिया की वॉर चल रही है। और यूक्रेन और रशिया की वॉर में हुआ क्या है कि यूएस एंड जो आपका यूरोपियन यूनियन है उसने रशिया पे बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए हैं। और सैंक्शन लगाने से हुआ क्या है कि जो रशिया आपका पेट्रोलियम और आपका जो गैस है उसका बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। लेकिन सैंक्शन लगाने की वजह से यूएस और आपके यूरोपियन यूनियन से लोग यहाँ से परचेज नहीं कर रहे हैं, और यहाँ से परचेज नहीं कर रहे हैं तो आपका डिमांड और सप्लाई वाला वही फैक्टर आता है। डिमांड आपकी ज़्यादा है और सप्लाई आपकी कम है, तो इसलिए पेट्रोलियम के जो अभी प्राइस है पेट्रोलियम प्रोडक्ट के, वो अभी हाइक कर रहे हैं। तो सेम कहीं ना कहीं सेम कंडीशन उस टाइम पे थी। एक तो ये हो गया आपका। एक उस समय हमारी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, यानी जो गवर्नमेंट थी वो बार बार चेंज हो जा रही थी। और दूसरी बात कि गवर्नमेंट की बोरोइंग, अगर इंडिया को की जो इम्पोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, यानी कि इतना रिवेन्यू हमारे पास में नहीं है इम्पोर्ट करने के लिए, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पैसा उधार ले, चाहे वो IMF से ले या अदर कंट्री से ले, फिर इंटरनल बोरोइंग करे, तो पैसा उधार ले। जो गवर्नमेंट की बोरोइंग थी वो ज़्यादा हो गई थी, और उसका रीज़न था हमारा जो इम्पोर्ट पर हमको स्पेंड ज़्यादा करना पड़ रहा था। तो ये कुछ मेन रीजन्स थे इकोनॉमिक रिफॉर्म ले आने के पीछे। अगर हम इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात करें, इकोनॉमिक रिफॉर्म में होता क्या है, देखिए मेन रूप से हमारे पास में 3 तरह की इकोनॉमी होती है। आपकी मार्केट इकोनॉमी, एक आपकी होगी नॉन मार्केट इकोनॉमी, और एक आपकी होगी
मिक्स इकोनॉमी, ठीक है। कोई भी कंट्री हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन तीनों में से किसी एक कंसेप्ट को फॉलो करती है, तो मार्केट इकोनॉमी के को फॉलो करेगी या फिर नॉन मार्केट को या फिर मिक्स इकोनॉमी को। मैंने एक सेपरेट लेक्चर लिया है आपको, अगर आप देखेंगे चैनल पे जाके आपको इसके ऊपर एक लेक्चर मिल जाएगा कि मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, नॉन मार्केट क्या होती है और मिक्स इकोनॉमी क्या होती है। मैं यहाँ पे उसके डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो अगर कोई भी कंट्री अगर वो मार्केट इकोनॉमी का कंसेप्ट फॉलो करते हैं, वो स्विच करते हैं नॉन मार्केट पे या फिर आपकी मिक्स इकोनॉमी पे, तो इसको हम कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि रिफॉर्म कंट्री ने अपनी इकोनॉमी के अंदर रिफॉर्म किया है। या कोई कंट्री नॉन मार्केट को फॉलो कर रही है, नॉन मार्केट इकोनॉमी का कंसेप्ट, और ये स्विच करती हैं तो मार्केट की तरफ या फिर आपकी मिक्स की तरफ, तो देन ये भी एक रिफॉर्म होगा। और अगर कोई कंट्री फॉलो करती है मिक्स इकोनॉमी के कंसेप्ट को और मिक्स से वो स्विच करती है तो नॉन मार्केट की तरफ या फिर मार्केट की तरफ, तो ये कहीं ना कहीं ये भी एक तरह से रिफॉर्म ही है। यानी कि जिस भी हम एक प्रोसेस पे चल रहे हैं उससे हम दूसरे में जब स्विच करेंगे तो उसको हम कहीं ना कहीं रिफॉर्म की बात करते हैं। लेकिन जब हम इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात करते हैं उसमें तो क्या है, उसमें हम बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने मूव किया था मार्केट इकोनॉमी की तरफ। वैसे जो अगर हम पूछते हैं कि जो इंडिया की इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी, लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म होने के कारण कहीं ना कहीं अगर हम बात करें मिक्स इकोनॉमी के बैलेंस की बात करें, ये आपकी है नॉन मार्केट इकोनॉमी और ये आपकी मार्केट इकोनॉमी, ठीक है, ये हम बैलेंस बीच में है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म होने के बाद में जो कहीं ना कहीं इंडिया की जो इकोनॉमी कहीं ना कहीं टिल्ट हो गई थी मिक्सड इकोनॉमी की तरफ, कहीं ना कहीं झुकाव हमारा मिक्सड इकोनॉमी की तरफ बढ़ गया था, जिससे हमारी कंट्री के अंदर जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके और हमारे पास में जो कहीं ना कहीं जो फॉरेन एक्सचेंज है हमारे पास में अधिक हो। तो अगर हम जब भी बात करते हैं हम इकोनॉमिक रिफॉर्म की जब भी हम बात करेंगे तो हमारे पास में मेनली तीन चीज़ों की हम बात करते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इनके बारे में मैं आपको अभी बता देता हूँ इन डिटेल। अगर हम बात करें लिबरलाइजेशन की, लिबरलाइजेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग रोल ऑफ स्टेट इन इकोनॉमी, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट का जो रोल है वो कम कर देना है किसी भी इकोनॉमी के अंदर। यानी कि जो गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट का रोल कहीं ना कहीं एक कंट्रोलर से हटाकर एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में कर देना। मतलब गवर्नमेंट की जो इकोनॉमी को कंट्रोल नहीं करेगी, बस वो देखेगी कि हाँ सब कुछ ठीक चला है नहीं, मतलब अपना जो रोल है वो कम करना, उसको हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन। अगर जो लिबरलाइजेशन था इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स लिए गए थे, जो हमारे कमर्शियल बैंक थे, कमर्शियल बैंक के अंदर उनको फ्रीडम दी गई थी कि आप जो अपने इंटरेस्ट रेट है वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले क्या होता था, इससे पहले जो RBI है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिसाइड करता था। जो इंडिया की जो इंडस्ट्री थी उनको फ्रीडम दी गई कि आप जो है बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं कोई भी गुड्स या फिर कोई भी मशीनरी, रॉ मटेरियल ETC आप फॉरेन कंट्री से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। इससे हुआ क्या कि इससे कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में हमारी कंट्री एडवांसमेंट की तरफ पड़ेगी, एडवांसमेंट करेगी, और इससे हमारा जो कहीं ना कहीं ये होगा प्रोडक्शन हमारी बढ़ेगी, देन हमारा कहीं ना कहीं रेवेन्यू में इंक्रीज होगा। लेकिन इससे पहले क्या होता था कि जो गवर्नमेंट है अपनी जो इनिशियल जो इंटरनल इंडस्ट्री है, यानी कि जो हमारी कंट्री इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्री है उनको अधिक सपोर्ट करने के लिए जो बाहर से जो मशीनरी है या फिर रॉ मटेरियल है उन पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट नज़र रखती थी, और इतना ज़्यादा मतलब ओपनली इम्पोर्ट अलाउड नहीं था। जो इंडस्ट्री लगाने के लिए जो लाइसेंस थी और जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था उसको रिमूव कर दिया गया। किसी इन चीज़ों को सिगरेट, शराब, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, डिफेंस इक्विपमेंट और हजार्डियस केमिकल यानी कि डेंजरस केमिकल और ड्रग, इन चीज़ों को छोड़ दिया। यानी कि सिगरेट को छोड़ दिया आपने, लिकर को छोड़ दिया, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव यानी कि एक्सप्लोजिव से मतलब होता है हमारा जैसे हम मतलब बारूद से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर हम बात करें, डिफेंस के इक्विपमेंट हो गए हुए और हजार्डियस केमिकल यानी कि डेंजरस केमिकल कोई हो गए और ड्रग्स, इनको छोड़ के जितनी भी इंडस्ट्री थी उनको लाइसेंस प्रोसेस और जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था उनसे रिमूव कर दिया गया। एबोलिशन ऑफ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, इसमें क्या हुआ था कि जो भी कंपनी थी जिसके एसिड थे, जिसके पास में एसिड थे 100 करोड़ से ज़्यादा के, उनको हम MRTP फर्म बोलते थे। लेकिन जो ये MRTP क्या होता है, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी एक्ट 1969 का एक एक्ट था MRTP एक्ट। उसके अंदर इन जो कंपनी इनकी जो वर्थ है, टोटल वर्थ है वो 100 करोड़ की है, उनको रखा जाता था। लेकिन ये लिफ्ट कर दिया, यानी कि जो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस थी इनको लिफ्ट कर दिया। इसको लगाने का मेन रीजन क्या था, इसको लगाने का मेन रीजन था कि मान के लिए किसी का कोई इंसान है जिसके पास में एक फर्म है जिसकी जो वैल्यूएशन है 100 करोड़ रुपये है, यानी कहीं ना कहीं एक अच्छी
इसके पास में अच्छा ये इनकम सोर्स है, अच्छी इसकी वेल्थ है, तो ये क्या कर सकता था कि इसके आसपास में छोटी छोटी जो फर्म है वो जो मतलब पैदा हो रही है, छोटी छोटी फर्म है जो नए नए बिजनेस लग रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ये ख़त्म कर सकता था। तो मतलब मेन चीज़ क्या था कि MRTP एक्ट का मेन ये था कि पूरा पूरा जो इकोनॉमिक सिस्टम है इंडिया का वो किसी मतलब कुछ लोगों के हाथ में न चले जाए। MRTP एक्ट 1969 इंश्योर द ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन हैंड ऑफ फ्यू। यानी कि अगर किसी के पास में 100 करोड़ रुपया भी है, अगर मेरे पास में 100 करोड़ रुपया भी है, यानी कि मैं पास में अगर कोई छोटा मोटा कोई रोजगार कर भी है, देन डेफिनेटली मैं उसको एक्वायर कर सकता हूँ। तो ऐसी सब चीज़ें ना हो, तो उसको कारण से MRTP एक्ट 1969 में लेके आ गया था। लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्शन थे ये यहाँ पे लिफ्टेड कर दिए गए थे, हटा दिए गए थे। तो इसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन। अगर हम बात करें प्राइवेटाइजेशन की, प्राइवेटाइजेशन के अंदर में क्या हुआ था, प्राइवेटाइजेशन मेनली होता क्या है, ओपनिंग अप द प्राइवेट सेक्टर, ओपन अप द प्राइवेट सेक्टर टू इंडस्ट्री दैट वर प्रीवियसली रिजर्व्ड फॉर गवर्नमेंट सेक्टर। यानी कि कुछ जो इंडस्ट्री पहले रिजर्व थी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए कि इसमें सिर्फ गवर्नमेंट ही काम करेगी, उनको ओपन कर लेना प्राइवेट सेक्टर के लिए, प्राइवेट सेक्टर भी आके यहाँ पे काम कर सकता है, उसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। जो प्राइवेटाइजेशन थी इसके अंदर जो स्टेप्स लिए गए हैं, स्टेप्स कौन कौन से, जो हमारे पास में PSU बोलते हैं आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे उनको सेल कर दिया गया, या तो सीधे लोगों को या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको, या तो पूरा सेल कर दिया या फिर इसकी डिस इन्वेस्टमेंट कर दी। पूरा सेल तो आप समझते हैं कि आपने 100% थे वो सेल कर दिया, और डिस इन्वेस्टमेंट से मतलब क्या है कि इसका कुछ हिस्सा आपने 10% 20% इसका कुछ हिस्सा आपने सेल कर दिया। ठीक है, डिस इन्वेस्टमेंट सेल यानी कि अगर आप 100% करेंगे, या फिर लिक्विडेशन यानी कि आपने सोचा आपके पास में मान लीजिए कि एक कंपनी है, उसकी जो कीमत है वो 100 करोड़ रुपये, आपने इसके क्या करा कि 20% इसके शेयर आपने मार्केट में कि 20% मैं इसको सेल कर रहा हूँ, तो 20% का जितना भी पैसा आया वो गवर्नमेंट ने अपने पास में रख लिया, उसको डिस इन्वेस्टमेंट कर दिया। और जो इंडस्ट्री थी टोटल इंडस्ट्री डेट वर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर डिक्रीज फ्रॉम 17 to 3, यानी कि जो रिजर्व सेक्टर था, जो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी, उनका नंबर 17 थी पहले टोटल, उनको घटा के 3 कर दिया। ये 3 कौन कौन सी, आपकी ट्रांसपोर्ट एंड रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी एंड माइनिंग ऑफ एटॉमिक मिनरल्स। तो इन 3 को छोड़ के मैंने टोटल 17 से 3 कर दिया। बाकी में कहीं ना कहीं जो प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है उसमें उसको बढ़ावा दिया गया, उनको इनक्रेज किया गया। तो ये था आपका प्राइवेटाइजेशन। अगर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन का, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ओपनिंग अप इकोनॉमी मोर टुवर्ड्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्लोबल ट्रेड्स। यानी कि जो हमारी इकोनॉमी थी उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्लोबल ट्रेड, यानी कि जो हमारी इकोनॉमी है वो ग्लोबल हो सके, मतलब बाहर के लोग भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सके, उन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमी को ओपन कर ले। पहले क्या था कि 1991 से पहले हमारी जो इकोनॉमी थी एक तरह से हम बोलते हैं क्लोज इकोनॉमी की हम बात करते हैं। क्लोज इकोनॉमी की मतलब हम कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टिव मेजर, हम डिफेंसिव होकर कहीं ना कहीं बात बोल सकते हैं, खेल सकते हैं कि हमको लगता है कि अगर फॉरेन लोग आएंगे, फॉरेन कंट्री लोग आएंगे, उनके पास में अधिक पैसा है, हमारे जो इंडिया की जो छोटी छोटी इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं खत्म ना हो जाए, तो इस वजह से हमको डर था। तो इसलिए हम कहीं ना कहीं एक रिस्ट्रिक्टिव मेजर लेके चलते हैं, डिफेंसिव बोर्ड चलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या किया, ग्लोबलाइजेशन किया गया, और जो इंडिया के अंदर फर्म थी उनको कम्पीट करने दिया गया वर्ल्ड लेवल से। तो आपकी जो वर्ल्ड के अंदर जो टेक्नोलॉजी है उससे आप कम्पीट कीजिए एंड अपने आप को बेहतर बनाइए। तो ग्लोबलाइजेशन का यही में एक जनरल टर्म में मतलब होता है। जो स्टेप्स लिए गए थे ग्लोबलाइजेशन के अंदर, ये स्टेप के थे, जो आपकी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे जो टैरिफ और जो कस्टम ड्यूटी थी उनको कम कर दिया गया था। ठीक है, इसका कम करने का कारण क्या था कि इंडिया को एक दिखाना कि इंडिया भी एक अट्रैक्टिव कंट्री है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रूप में। अगर इन्वेस्टमेंट आएगी हमारे पास में, फॉरेन करेंसी आएगी, फॉरेन करेंसी आएंगे, देन हमारे पास में हमारा जो फॉरेन करेंसी का भंडार है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा। ठीक है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इनको मैं समझा देता हूँ। देखिए मान चलिए अगर हम बात करें कि दो कंपनी है, एक इंडिया की कंपनी है एक्स कंपनी और एक फॉरेन की कंपनी है वाई कंपनी। अगर इंडिया चाहती है कि एक्स कंपनी है भी एक कार बनाती है और जो वाई कंपनी है ये भी एक कार बनाती है। अब यहाँ पे इसके पास में टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, तो मान लीजिए कि ये एक कार है बना लेती हैं आपकी 1 लाख रुपए में, और जो इंडिया की कंपनी इसको एक कार बनाने में लगते हैं 1,10,000 रुपये। तो अगर गवर्नमेंट दोनों को फ्री कर दें कि आप दोनों आके इंडिया के अंदर सेल कीजिए, तो कहीं ना कहीं जो फॉरेन की कंपनी है, क्योंकि 1 लाख रुपए में सेम क्वालिटी की कार दे रही है, तो कहीं ना कहीं लोग इस कार को खरीदना पसंद करेंगे। और कहीं ना कहीं जो हमारी खुद की इनिशियल इंडस्ट्री है, हमारे देश के अंदर जो
की जो इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाएगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि इस पर हमने बोला कि इस पर हमने 25% इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी। तो क्या हो जाएगा 25% इम्पोर्ट ड्यूटी, यानी कि ये कार हो गई हमारी 1,25,000 की, और ये कितनी है, ये हमारी 1,10,000 की। इस पर हमने बोला कि 10% लगा दी, 5% लगा ली, तो इसका प्राइस हमने कहीं ना कहीं कम कर दिया इस वाले से। तो इससे हमारी जो इनिशियल जो हमारी इंटरनल कंपनी होती है, जो हमारी नेटिव कंपनी होती है, उनको कहीं ना कहीं बूस्ट मिलता है, उनको हेल्प मिलती है। तो इसको बोलते हैं हम जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे जो टैरिफ्स होते हैं उनको, या अपनी जो इंटरनल सेक्टर्स है उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करके रखना। तो इनमें कहीं ना कहीं एग्जेप्शन दिया गया। और वही है मेन चीज़ कि आपकी जो लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी उसको फोकस किया गया, लिबरलाइजेशन किया गया, और जो आपकी ओपन कंपटीशन था उसको इनक्रेज किया गया, और जो फॉरेन ट्रेड पे जो कंट्रोल होता है उसको कहीं ना कहीं कम किया गया। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो इक्विटी लिमिट थी वो आपकी 40% से बढ़ा के 100% कर दी। 40% 100% मतलब ये होता है कि अगर कोई भी कंपनी है, ठीक है, उसमें जिस इंसान के पास में मेजोरिटी ऑफ शेयर होंगे उसका कहीं ना कहीं उसके पास में ओनरशिप राइट हो गया। अगर किसी भी इंसान के पास किसी भी कंपनी में 51% प्लस शेयर हो जाते हैं देन उसके पास में ओनरशिप राइट हो जाता है। तो पहले 40% तक ये सीमा थी कि कोई भी फॉरेन जो कंपनी है वो इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्री है उसको एक्वायर, उनके पास में ओनरशिप राइट ना हो। लेकिन इसको बढ़ा के आपने 100% कर दिया, यानी कि अब फॉरेन एंटिटी भी इंडिया के अंदर में आपके ओनरशिप राइट ले सकती है। और जो हमारे पास में एक था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, इसको हमने चेंज कर दिया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इन दोनों में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है कि इसके जो वही है कि इसमें जो रूल थे, इसमें जो फॉरेन एक्सचेंज को लेकर जो रूल थे वो ज़्यादा कड़े थे। इसमें कहीं ना कहीं ढील दी गई इन सब चीज़ों को लेकर, कि मान चलिए कि इसमें क्या था कि इसमें अगर कोई इंसान मतलब फॉरेन करेंसी में ट्रेड वगैरह करते हैं तो उसको आपको अगर कुछ गड़बड़ पाई गई तो उसको जेल होगा। इसमें क्या बोल दिया कि भाई जेल नहीं, आपको फाइन भी दे सकते हैं। ऐसे कुछ मेजर्स थे उसमें। तो मेनली कहीं ना कहीं वही है कि हम लिबरलाइज थोड़ा सा हो रहे थे। ये हमारा हो गया ग्लोबलाइजेशन। अब हम बात करते हैं जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया। अगर हम इसको एक जनरेशन के रूप में देखें, तो अगर हम फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की बात करें तो आते हैं हमें 1919 से 2000 के बीच में। इसमें हमने क्या किया, डीरेगुलेशन कर दिया और डी लाइसेंसिंग ऑफ इंडस्ट्रीज। मैंने आपको बताया था अभी, जो गवर्नमेंट के पास में कुछ आपकी थी इंडस्ट्री, उनको गवर्नमेंट ने डीरेगुलेट कर दिया, यानी कि आप प्राइवेट सेक्टर में होते हैं। और डी लाइसेंस यानी कि जो लाइसेंस थे उनमें कुछ को छूट कर दी गई। MRTP एक्ट, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस जो एक्ट था, इसको कहीं ना कहीं इसको एबोलिश कर दिया। दूसरा क्या था कि आपके जो इंडस्ट्री लगाने के लिए इंडिया के अंदर कोई इंडस्ट्री लगानी है किसी को, उसके लिए जो इन्वायरमेंट था उसको कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई किया गया। जो हमारी इंडस्ट्री लगाने के लिए जो रूल थे उनको कहीं ना कहीं सिंपल किया गया। और जो हमारे PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थे उसको कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल और एफिशिएंट बनाने के लिए वर्क काम किया गया। या तो उनको प्रॉफिटेबल या फिर एफिशिएंट बनाओ, या फिर उनका डिसइन्वेस्टमेंट कर दो, या फिर कॉर्पोरेटाइजेशन कर दो। इसमें जो हमारा एक्सचेंज रेट था उसको कहीं ना कहीं फ्लोटिंग हमने, यानी कि डेली बेसिस पे जो चेंज होता है एक तरह से उसको बोल सकते हैं, उस एक्सचेंज रेट लेगा। मतलब ऐसा नहीं है पहले हमारा जो पैसा है पैसे की कीमत फिक्स थी कि 5 रुपये 10 रुपये, ऐसा नहीं है। अब मतलब जो इंडिया की जो करेंसी थी वो कहीं ना कहीं आप डेली उसका जो प्राइस चेंज होता है। मान लीजिए अगर आप है आपका 70 आज है 71.29 पर डॉलर, कल होगा 79.5 पर डॉलर। मतलब टोटल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे आपकी जो करेंसी मतलब वो होती है, डिपेंड करते हैं कितनी आपकी करेंसी की वैल्यूएशन हाई होगी या कम होगी। यानी कि वही आपका होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स, यानी कि जो इंडिया की जो करेंसी है उसके जो एक्सचेंज रेट हैं वो फ्लोट करेंगे, ऊपर नीचे होंगे। एंड जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको अलाउ किया गया, चाहे वो डायरेक्ट हो या फिर आपकी इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो। एंड जो आपकी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इसके बारे में मैंने आपको इन डिटेल लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। तो आप चाहिए तो उन लेक्चर को जाके देख लीजिएगा। और आपके जो कुछ रिफॉर्म लेके आ गए बैंकिंग सेक्टर में, कैपिटल मार्केट में, इंश्योरेंस के सेक्टर में, म्यूचुअल फंड के सेक्टर में, इनमें कुछ रिफॉर्म लेके आए गए। और जो हमारी टैक्स पॉलिसी थी उसको कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई किया गया और मॉडर्नाइज किया गया, जिससे जो टैक्स इविजन है, यानी कि जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं वो ना हो सके। तो ये हमारे फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के कुछ मतलब मेजर रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं। अगर हम बात करेंगे सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म, सेकेंड जनरेशन में रिफॉर्म में जो इसका बैकबोन है, मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है आपका एबोलिश और डिसमेंटलिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म, यानी कि जो APM है इसका डिसमेंटलिंग इसकी की
गई थी, इसको कहीं ना कहीं ख़त्म किया गया था। ये इसकी बैकबोन है सेकंड जनरेशन रिफॉर्म की। इसमें हम अगर एपीएम की बात करें कि एपीएम क्या होता है, एपीएम में क्या होता कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिनकी जो प्राइस थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी जो वो है वो फिक्स करती थी कि ये आप मतलब उनको जो है जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए, शुगर हो गए, फर्टिलाइजर हो गए, ड्रग हो गए, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे। उनको क्या करता है कि उनको प्रोड्यूस तो कर रहा है आपका प्राइवेट सेक्टर, लेकिन गवर्नमेंट ने बोल दिया कि नहीं, इनके जो प्राइस है आप इनसे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो उसमें कहीं ना कहीं जो प्राइवेट सेक्टर थे उनको जो उतना प्रॉफिट होना था उतना नहीं हो पा रहा था। यानी कि होना क्या चाहिए कि आपको मार्केट प्रिंसिपल पे कोई भी चीज़ सेल करनी चाहिए। यानी कि अगर डिमांड ज़्यादा है देन आपका प्राइस हाई होगा, अगर डिमांड कम है देन आपका प्राइस लो होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, तो मैंने प्राइस फिक्स कर दिया कि आपको इस प्राइस से ज़्यादा आप इसको नहीं बेच सकते। लेकिन अभी क्या है कि इन सब जो एपीएम था इसको ख़त्म कर दिया अभी। लेकिन केरोसिन ऑयल, आपका एलपीजी और जो यूरिया है फर्टिलाइजर के अंदर, अभी सिर्फ यही आपके रह गए हैं एपीएम के आपके अंदर। और जो गवर्नमेंट का रोल था वो आपका कंट्रोलर से हटा के फैसिलिटेटर के रूप में कर दिया गया। एंड आपके जो आईपीसी है, सीआरपीसी है, लेबर लॉज है, कंपनी लॉज, इनमें कुछ रिफॉर्म लेके आए गए। यानी कहीं ना कहीं इनको हमने बनाया हमने मतलब इंडस्ट्री के फ्रेंडली हमने इनको बनाया। कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने मतलब बहुत सारे रिफॉर्म लेके आए, जैसे हमारी रोड, पावर, टेलीकॉम, इन सेक्टर में रिफॉर्म किया गया। इनमें कहीं ना कहीं क्वालिटी पे इंप्रूवमेंट किया गया। एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर रिफॉर्म लेके आए। और जो हमारा स्टेट है, स्टेट रोल में से जो हमारे, क्योंकि देखिए इंडिया के अंदर दो चीज़ें हैं, एक आपका स्टेट है और एक आपका सेंटर है। पहले क्या होता है कि सेंटर ने कोई प्लानिंग बना दी और जो स्टेट है उसको फॉलो करना है इकोनॉमी को। लेकिन अब क्या है कि जो स्टेट है उनका भी सजेशन लिया जाने लगा। जो स्टेट का रोल था उसको इंक्रीज किया गया इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर। इसको हम बोलते हैं सेकेंड जनरेशन। अगर हम बात करें थर्ड जनरेशन के बारे में, थर्ड जनरेशन में क्या है कि इसका जो मेन एक ही चीज़ है इसमें जो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ है लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस था, सॉरी थोड़ा बैक हो गया था, जो इसमें जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस था उन पे ज़्यादा फोकस किया गया, उनका जो फंक्शन है वो बढ़ाया गया। और जिससे जो हमारे जो बेनिफिट है इकोनॉमिक रिफॉर्म के वो ग्रास रूट लेवल तक, यानी कि जो हमारे जो कंट्री का जो निचला तबका है सब तक उस तक पहुँच सके। और जो करंट गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, यानी करंट गवर्नमेंट की हम बात करें कि 2014 से और अगर अभी चल रहा है 2022, यानी कि अगर हम जो एनडीए लेड गवर्नमेंट है जिसमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इसकी हम बात करें तो इसमें जो कुछ रिफॉर्म लिए गए हैं उसमें हम बात करेंगे जिसमें जो आरबीआई एक्ट है उसको आरबीआई एक्ट 1935 उसको अमेंडमेंट किया गया है। इसका मेन रीज़न क्या है कि जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए वो कहीं ना कहीं आरबीआई को उसकी पावर दे दी गई है कि जो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में आरबीआई कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट रोल प्ले करेगा। हालांकि पहले उस लेवल पर चीज़ें नहीं होती थी। जो पीएसयू है उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्होंने दोबारा शुरू कर दिया है। और आपका जो डीमोनेटाइजेशन के बारे में आप सभी जानते हैं कि जो मतलब जो आपके 500 और 1000 के नोट थे उनको कहीं ना कहीं एक लीगल टेंडर उनका कैंसिल कर दिया गया था। यानी 500 और 1000 के नोट अब वैलिड नहीं रहे थे, उनकी जगह नए नोट सबके आए थे। इसका रीज़न क्या था कि आपको जो डिमोनेटाइजेशन ऑफ हाई वैल्यू करेंसी नोट्स, यानी कि इसका टारगेट करने के करप्शन को, ब्लैक मनी को, टैक्स इवेजन को, फेक करेंसी को, टेररिज्म को, इनको टारगेट करने के लिए काम किया गया था। और बेनामी और बैंकरप्सी लॉ लेके आ गए थे। और आधार कार्ड है, इनैक्टमेंट ऑफ आधार एक्ट लेके आएगी, जिससे जो हमारी जो सब्सिडी जो गवर्नमेंट देती है उसमें जो एक लीकेज होता है वो न हो, और उसमें जो सब्सिडी में जो करप्शन होता है वो सब चीज़ें ना हो, तो इसलिए जो आधार का एक्ट है वो लेके आ गया। तो ये कुछ मतलब मेन मेजर्स हैं। एंड देन आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। इफ़ लाइक डू शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए देन आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल @सक्सेस नेत्रा। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में बहुत जल्द।